आज मैं बड़ा ही संक्षिप्त के अंदर बहुत ही कम टाइम के अंदर तुम्हें सेल के बारे में पूरी बातें बताने जा रहा हूं, ताकि तुम्हारे नीट के एग्जाम के पर्पज से एक बार रीडिंग मारने के अंदर ये चीज आसान हो जाए। लेकिन लॉन्ग चीज तो अपन लंबी चीज तो कंप्लीट एक लंबे कोर्स के अंदर ही पढ़ेंगे। अभी केवल मैं तुम्हें एक झलक दिखा रहा हूं जिसमें से मैक्सिमम 99% मामला तुम्हारे इजीली समझ में आ जाएगा कि साहब सेल में ये होता है। पहली बात तो ये होती है दोस्तों कि साहब सेल जो होती है उसके अंदर एक पूरा मामला है कि सेल को बोलते क्या है अपने। साहब सेल इट इज ए यूनिट ऑफ लाइफ। इसको लाइफ की यूनिट कहते हैं। कैसे? अपन साहब बात यह है कि सबसे पहले अपनी बॉडी के अंदर सबसे छोटा पार्ट सेल होती है। सेल से मिलकर सारी चीजें बनती है। मतलब ये हो गया कि सबसे छोटा पार्ट होता है दोस्त मेरे सेल। सेल से मिलकर के बनते हैं दोस्त मेरे टिश्यू। टिश्यू से मिलकर बनते हैं दोस्तों ऑर्गन। ऑर्गन से मिलकर बनते हैं सिस्टम। और सिस्टम से पूरा का पूरा मिलकर बनता है ऑर्गेनिज्म। ये तो सबको पता है ना, इस तरह से सिस्टम चलता है। सेल सबसे छोटी होती है। सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना। इसका मतलब यह हो गया कि सबसे पहले क्या बनी होगी? अपन कहेंगे साहब सेल बनी होगी। भगवान ने सबसे पहले इस अर्थ के ऊपर अपन कहेंगे साहब जो चीज बनाई होगी वो सेल बनी होगी। बस सीधे अपने जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसको तो अपलोड किया नहीं होगा। सबसे पहले भगवान ने अपन कहेंगे साहब सेल बनाई होगी। इसलिए हमेशा जो सबसे छोटी चीज होती है जिससे मिलकर के सारी चीजें बनती है, तो अपन कहेंगे साहब वो उस पूरे सिस्टम का या पूरे ऑर्गेनिज्म का एक बेस हो गया। इसका मतलब सेल, इसको आप स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर बॉडी भी कह सकते हैं, या अपन कहेंगे इट इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की बेसिक यूनिट ये होती है। पुराने लोग ये कहते थे कि अपना शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। साइंस ने कहा साहब 5 चीजें तो है, लेकिन वो ये है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड वाटर। ये सारे हर बॉडी के ऑर्गेनिज्म, मतलब हर सिस्टम, ऑर्गन, टिश्यू एंड सेल के अंदर मिलेंगे। इसलिए इसको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं? यही तो 5 चीजें हैं, यही तो पंच तत्व हैं। इन 5 चीजों से जो उन्होंने बताया था अपने पूर्वजों ने कि साहब पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, वैसे इन्होंने बताया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड वाटर। इनसे मिलकर पूरा का पूरा सिस्टम बना है। इसका मतलब ये 5 तत्व, ये 5 एलिमेंट, ये 5 कंपाउंड ऐसे हैं जिनसे आपकी पूरी बॉडी के अंदर सारे कंपोनेंट बने हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सेल के फॉर्मेशन में भी और सेल के कंपोनेंट के फॉर्मेशन में भी इन 5 चीजों का ही रोल होगा। तो दीज आर बायोमोलिक्यूल। ये चीज अलग है। अपन फोकस करते हैं साहब सेल के ऊपर। ठीक भाई? अब देखो जी, मैं कहूंगा कि साहब सेल जो होती है उस सेल में क्या क्या मिलेगा। अपन कहेंगे साहब इस सेल में हमेशा 3 चीजें मिलती है। सबसे बाहर की तरफ जो होती है उसको तो बोलते हैं साहब सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर मिलती है। इसके अंदर जो होता है दोस्तों वो मिल जाता है आपको साइटोप्लाज्म विद सेल ऑर्गेनेल्स। अपन कहेंगे साहब ये उसके अंदर, और लास्ट के अंदर अपन कहेंगे साहब ये न्यूक्लियस। ये सारी चीजें मिलकर के एक सेल बनती है। कोई दिक्कत नहीं भैया, आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं कि सेल किसे कहते हैं। अपन सेल में 3 चीजें इंक्लूड होती है। नंबर 1 एक सेल मेम्ब्रेन होती है, दूसरा अपन कहेंगे साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स होते हैं, और तीसरा अपन कहेंगे साहब न्यूक्लियस होता है। इन सारी चीजों से मिलकर के अपन कहेंगे साहब ये। अब कईयों के दिमाग में आएगा कि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है। तो दोस्त मेरे ये बताना है कि साहब अगर साइटोप्लाज्म के साथ में अगर मैं न्यूक्लियस को ऐड कर देता हूं तो यह चीज मिलके दोस्त मेरे प्रोटोप्लाज्म कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कह दिया इस प्रोटोप्लाज्म में से मैंने न्यूक्लियस हटा दिया, इसका मतलब यह चीज आपके पास में साइटोप्लाज्म बनी। और इस साइटोप्लाज्म में दोस्तों 2 कंपोनेंट हो सकते हैं। एक तो आपका लिक्विड या फ्लूइड कंपोनेंट हो सकता है, और दूसरे आपके ऑर्गेनेल्स हो सकते हैं। तो अपन ये कहेंगे कि साहब ये ऑर्गेनेल्स जो होते हैं दोस्तों ये कहलाते हैं ट्रोपोप्लाज्म। और यदि ये पूछ ले कि साहब ये क्या कहलाता है फ्लूइड वाला कंपोनेंट, इट इज साइटोसोल। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ आ गई ना? तो अपन कहेंगे साहब ये मामला तो बेसिक हो गया। सेल में 3 कंपोनेंट। अब उसमें भी ये पूछे कि प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल और ट्रोफोप्लाज्म क्या होता है, तो ये जरूर याद रखना। ऑर्गेनेल्स हैं। पहले तो कहेंगे अपन सेल के अंदर सब पूरी सेल के अंदर मेम्ब्रेन के अलावा क्या मिला। अपन कहेंगे साहब न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, इट इज प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस को हटा दिया तो क्या मिला? साइटोप्लाज्म। इसमें 2 चीजें मिली, क्या? ऑर्गेनेल एंड फ्लूइड। इस फ्लूइड को क्या बोल दिया? साइटोसोल। ऑर्गेनेल्स को बोल दिया ट्रोफोप्लाज्म। कोई दिक्कत नहीं। अपन ने कह दिया साहब ये बेसिक बातें जो थी वो सेल के बारे में थे। इसका मतलब ये हो गया कि मैं यहां से पढ़ना शुरू करूंगा तो ये पढ़ते सेल खत्म हो जाएगी। तो यही तो पढ़ना है अपने को। अब बात ये चलती है कि साहब इस सेल के बारे में, ये सेल वाला सिलसिला चला कैसे। अपन कहेंगे साहब सबसे पहले जब सेल बनी होगी तो ये सेल 2 टाइप की हो सकती है। अब पूछे साहब 2 टाइप की कैसे हो सकती है। एक वो जिनको अपन बोल देंगे साहब प्रोकैरियोट्स, और दूसरे वो जिनको बोल देंगे दोस्त मेरे यूकैरियोट्स।
समझ में आ गया ना। इसका मतलब ये हो गया कि सब सेल दो टाइप की थी, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो थी दोस्त वो मेरे बढ़िया ढंग से सुसज्जित नहीं थी। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस था वो बिल्कुल फुल्ली फिल्ड कवर्ड नहीं था मेम्ब्रेन से। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी। इसका मतलब इसका तो जेनेटिक मटेरियल बिखरा हुआ पड़ा रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो प्रोकैरियोट था उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो दोस्त मेरे एब्सेंट थी, लेकिन इसके अंदर दोस्तों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो अपन कहेंगे साहब प्रेजेंट थी। इसका मतलब ये हो गया कि जब सेल को पता चला, अपन कहेंगे साहब अपने जो पूर्वज थे वो कपड़े पहनते नहीं थे, बाद में थोड़ा ज्ञान आया कि कपड़े भी कोई चीज होती है शरीर ढकने के लिए, तो वो कपड़े पहनने लगे, तो आज अपन कपड़े पहनने वाले ऑर्गेनिज्म बन गए। इसका मतलब ये हो गया कि पुराना जो चलेगा उसके अंदर क्लॉथ होंगे नहीं, कपड़े नहीं होंगे। इसका मतलब पुरानी जो सेल होगी उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी नहीं, और बाद में जो सेल डेवलप होगी इसका मतलब उसके अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन मिले। अब दोस्त मेरे बात ये चलती है कि आप एक अपन तो एक अपनी अपनी सेल की बात कर रहे हैं, तो जो अपनी सेल की बात करेंगे इसका मतलब अपन किसकी बात करेंगे, अपन यूकैरियोट्स की बात करेंगे कि साहब यूकैरियोट जो थे उसके अंदर सेल किस तरह की थी। अब दोस्त बात ये अपन तो अपनी बात कर लेते हैं साहब एनिमल्स जो होते हैं उस एनिमल की सेल जो होती है उनमें क्या होता है। तो अपन कहेंगे साहब एनिमल और प्लांट सेल में कुछ डिफरेंस मिलेंगे, वो कुछ डिफरेंस क्या होंगे अपन देख लेंगे, बाकी सारे मामले जो होते हैं लगभग सिमिलर मिलते हैं। तो अपन कहेंगे साहब प्लांट एनिमल की अगर सेल की बात करें तो अपन बेसिकली सारी बात करेंगे। देखो प्लांट और एनिमल सेल में जरूर ये बात याद रख लेना है कि साहब प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल के अंदर वो नहीं होता है। एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल होता है, वो प्लांट सेल में नहीं मिलता है। ये तो डिफरेंस समझ में आ गया ना। प्लांट सेल अगर पूछे कि साहब उसके अंदर क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट, वो एनिमल में नहीं मिलता है। एनिमल कभी करता है फोटोसिंथेसिस, कि कोई गाय भैंस बकरी वगैरह फोटोसिंथेसिस कर रहा हो, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है ही नहीं। ये फैसिलिटी सिर्फ प्लांट्स में है, लेकिन प्लांट के अंदर फिर क्या सेंट्रियोल वाला सिस्टम बंद कर दिया, सेंट्रियोल नहीं मिलेगा। एक चीज इधर एब्सेंट तो उधर भी चीज एब्सेंट। बेसिक तो ये होता है, बाकी और कई डिफरेंस होते हैं। जैसे सेल वॉल किसमें मिलती है, प्लांट में, एनिमल्स में नहीं मिलती। एनिमल्स के अंदर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जरूर मिलती है, लेकिन सेल वॉल नहीं मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं, ये तो अपन कह दिया, ठीक है। अब देखो जी, बताओ पूछा कि साहब एनिमल्स जो होता है एनिमल सेल की अगर बात करें तो अपन कहेंगे साहब इसमें कुछ नहीं करना है, अपन को चार बातें बतानी है। एक तो बतानी है सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात, दूसरी बतानी है दोस्त मेरे न्यूक्लियस के बारे में बात, सेल मेम्ब्रेन, एक तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात, एक बतानी है न्यूक्लियस के बारे में बात, एक बता देनी है साइटोप्लाज्म के बारे में बात, और एक बता देनी है दोस्त मेरे ऑर्गेनेल्स के बारे में बात। बस तो बन जाएगी ना सेल। अब पूछे कि साहब बनाओ सेल, तो मैं कहूंगा साहब अगर मैं सबसे पहले बता देता हूं कि साहब सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन, तो मैं कह दूंगा साहब ये इस तरह से होती है सेल मेम्ब्रेन। जगह जगह इस तरह का देखो सेल में इस तरह के ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ऐसे पिट्स मिलते हैं इस तरह के, तो अपन कहते हैं साहब ये सेल मेम्ब्रेन हो गए। अब पूछेंगे साहब इसमें क्या मिलेगा, अपन कहेंगे साहब न्यूक्लियस मिलेगा। तो सेंटर में ये दोस्त मेरे न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस में भी दो मेम्ब्रेन होती है, तो बाहर वाली मेम्ब्रेन जो होती है ना वो इस तरह से होती है, देखो ऐसे। इसके अंदर भी इस तरह के बीच बीच में पोर मिलते हैं ऐसे। पोर क्यों मिलेंगे, पोर इसलिए मिलेंगे ना कि साहब इसको बार बार ये जो मटेरियल बढ़ेगा इसको बाहर भी तो जाना पड़ेगा, इसलिए इसमें पोर्स मिलते हैं। तो इस तरह से सिस्टम मिल जाएगा। अपन कहते हैं साहब ये आपका न्यूक्लियस हो गया। अब इसके अलावा अपन कहेंगे साहब साइटोप्लाज्म, तो ये वाला आपका साइटोप्लाज्म हो जाएगा। तो मैं कह दूंगा साहब इट इज द साइटोप्लाज्म, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछेगा साहब साइटोप्लाज्म के अलावा, अपन कहेंगे साहब साइटोप्लाज्म के अलावा इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स मिले, तो मैं सेल ऑर्गेनेल्स बना देता हूं। अब पूछेगा साहब सेल ऑर्गेनेल क्या मिलेंगे, इसमें क्या क्या चीजें मिलती है। अपन कहेंगे साहब सबसे पहली बात तो एक माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। चलो मैं इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया बना देता हूं। ये इसमें इस तरह का मान लो ये एक माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह के ये माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, तो मैं इस तरह का इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बना देता हूं। ठीक है भाई। इसके अलावा क्या मिलता है इसके अंदर, अपन कहेंगे साहब इसके अंदर मिलती है आपकी गोल्जी बॉडी, तो अपन कहेंगे साहब गोल्जी बॉडी बना देते हैं। इसके अंदर गोल्जी बॉडी में क्या होती है, इस तरह की देखो दोस्तों ऐसी ट्यूब्यूल्स होती हैं, और ट्यूब्यूल्स के साथ में गोल्जी बॉडी में इस तरह की वेजाइकल्स भी मिलती है, जरूर ध्यान रखना है। इट इज गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के अलावा इसमें दोस्त मेरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मिलती है। अब पूछे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे मिलेगी, अपन कहेंगे ये तो ट्यूब्यूल्स होती हैं इस तरह के, देखो ऐसे, ये इस ट्यूब्यूल्स का मामला जो हो जाएगा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगी। अब इसके अलावा पूछे साहब और क्या मिलेगा, अपन कहेंगे साहब इसके अलावा इसमें लाइसोसोम्स मिल जाता है। तो मान लो ये मैं कहता हूं साहब ये लाइसोसोम वाला मामला हो गया, ये इस तरह से, तो ये लाइसोसोम्स हो गए। अब इसके अलावा और क्या मिलेगा, अपन कहेंगे साहब इसमें राइबोसोम मिल जाएंगे। तो मान लो मैं कहता हूं कुछ तो राइबोसोम ऐसे होते हैं जो इसके ऊपर होंगे, तो मैंने कह दिया साहब इसका मतलब ये तो राइबोसोम इसके ऊपर हो गए, और कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर भी होते हैं, तो अपन कह दिया ये राइबोसोम हो गए। इसके अलावा अपन कहेंगे साहब इसके अलावा इसके अंदर मतलब जो कि और क्या मिलेगा रे, बेसिक बात, तो अपन कहेंगे साहब इसके अलावा इसके अंदर जो है प्रोक्सिसोम्स वगैरह मिलते हैं। तो मैं कह दूंगा साहब इसके अलावा इसमें प्रोक्सिसोम में यहां बना देता हूं, ये इस तरह के प्रोक्सिसोम्स इसमें मिलते हैं। इसके अलावा इसमें और क्या मिल जाएगा, अपन कहेंगे साहब इसके अलावा तो इसके अंदर सेंट्रियोल, वैसे सेंट्रियोल जनरली दोस्तों दिखते नहीं है, लेकिन वो इसके अंदर मिलते जरूर है। अपन कहेंगे साहब ये इस तरह का मामला जो होगा वो इसके अंदर मिलेगा। ये इसके अंदर ये सेल बन गए। बताओ कहां दिक्कत है। अब जो वैक्यूल होती है छोटी होती है एनिमल्स में, ध्यान रखना है। तो सेल में क्या मिला, सेल में सेल मेम्ब्रेन मिली,
फिर क्या मिला, साइटोप्लाज्म मिला, फिर क्या मिला, न्यूक्लियस मिला, और इसके अंदर क्या मिला, सेल ऑर्गेनेल मिले। सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से मिले, अगर ये पूछ ले तुम्हें गलती से, सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होंगे, नंबर 1 अपन कहेंगे साहब एक तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, नंबर 2 न्यूक्लियस को भी कभी कभी सेल ऑर्गेनेल्स मान लेते हैं, ध्यान रख लेना इस बात को, अपन कहेंगे साहब ये तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। इसके अलावा अपन कहेंगे साहब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, इसके अलावा अपन कहेंगे साहब गोल्जी बॉडी हो जाएगी, इसके अलावा अपन कहेंगे साहब राइबोसोम हो जाएगा, इसके अलावा अपन कहेंगे साहब लाइसोसोम हो जाएगा, इसके अलावा अपन कहेंगे साहब सेंट्रियोल हो जाएगा, इसके अलावा देखो अपन कहते हैं साहब ये माइक्रोट्यूब्यूल भी हो सकती है ना, माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रो फिलामेंट ये होते हैं। ये बातें है ना 1 2 3 4 5 6 7 ये 5-7 बातें अपने को याद रखनी पड़ेगी। ओके डियर, अपन के देखा बिल्कुल सही बात है, ये सेल मेम्ब्रेन होगी। अब मैं एक एक चीज के बारे में डिस्कशन कर लूंगा। जब एक एक चीज के बारे में अपन सारी बातें पढ़ डालेंगे दोस्त मेरे, तो कहां कंफ्यूजन होगा यार। तो सबसे पहले तो वो पूछेगी साहब आप इसके बारे में बताओ, इट इज सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के बारे में सारी की सारी कहानी बता दो। तो मैं यहां बता रहा हूं सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट पॉइंट तो ये याद रखना है कि इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसे प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये प्लाज्मा लेमा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये किस टाइप की होती है, अपन कहेंगे साहब ये सेलेक्टिव परमिएबल होती है। इसका मतलब ये हो गया इससे सोलवेंट तो जाएगा ही जाएगा, सोल्यूट ये सेलेक्ट करके अपने हिसाब से भेजेगी, किसी को ज्यादा किसी को कम। तो अपन कहेंगे साहब ये सेलेक्टिव परमिएबल हो गई। बनी किससे होती है, अपन कहेंगे साहब ये लिपोप्रोटीन से बनी होती है। अब ये पूछे कि साहब इसमें ज्यादा क्या होता है, अपन कहेंगे साहब कॉमन सेंस वाली बात है, जो सफिक्स लगता है, जो पीछे वर्ड लगता है वो ज्यादा होता है। लिपोप्रोटीन है प्रोटीन ज्यादा होगी, प्रोटियोलिपिड है तो लिपिड ज्यादा होगी, ग्लाइकोप्रोटीन है प्रोटीन ज्यादा होगी, और प्रोटियोग्लाइकन है कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा। अपन कहेंगे इसका मतलब ये ज्यादा होती है, बिल्कुल सही बात है। लगभग ये इसमें 50% होती है, और लिपिड लगभग दोस्त मेरे 40% होती है। इसके अलावा भी कुछ कंपोनेंट होता है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये भी होते हैं। तो अपन कहेंगे सर सम कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड जो होता है वो इसके अंदर मिलता है। मतलब ये हो गया कि कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो इनसे जुड़ जाएगा, बेसिकली ये चीज होती है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब बात ये पूछे कि साहब आप ये बताओ कि ये लिपोप्रोटीन से किस तरह से मामला चलेगा। अपन कहेंगे साहब इसमें लिपिड जो होती है इसकी 2 लेयर्स होती है, ध्यान लेना रे, लिपिड की लेयर 2 होती है लेकिन ज्यादा नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इस लिपिड की दोस्त मेरे 2 लेयर्स मिलेगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये बाई लेयर्ड होती है। अब पूछो बाई लेयर्ड कैसे, तो देखो लिपिड इस तरह से होता है सिचुएटेड ऐसे। इसका मतलब ये हो गया तुम्हारे दिमाग में आएगी ये तो एक लेयर है, तो दूसरी बनाओ इधर, ये देखो यार। इसका मतलब ये हो गया कि साहब ये 2 लेयर्स होती है इस तरह से। तो अपन कहते हैं साहब ये बाई लेयर्ड फॉर्म में ये लिपिड मिलती है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं। ये मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह से लिपिड मिलती है 2 लेयर्स की फॉर्म में। अब देखो होता क्या है, मैं कहता हूं साहब ये मान लो सेल के अंदर की बात है। इसका मतलब ये हो जाएगा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड इधर होगा सेल के अंदर वाला, ये बाहर की बात है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा। इसका मतलब सेल के बाहर वाला, तो सेल के बाहर का मामला तो उधर हो गया, सेल के अंदर का मामला इधर हो गया। बीच में दोनों के मेम्ब्रेन आ गई। मेम्ब्रेन आएगी नहीं आएगी, मैं कहता हूं साहब मान लो ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है, तो ये अंदर का मामला हो जाएगा, ये बाहर का मामला हो जाएगा, बीच में सेल मेम्ब्रेन आ गई, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है। तो अपन कहेंगे साहब यहां पे लिपिड जो होती है वो 2 लेयर की फॉर्म में होती है, और तुम्हारे सामने स्क्रीन पे ये रही। अब पूछे कि साहब ये बताओ कि इसके अंदर प्रोटीन कहां होती है। अपन कहेंगे साहब प्रोटीन 3 जगह हो सकती है। या तो प्रोटीन अपन कहेंगे साहब यहां बाहर की तरफ हो सकती है, इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। या प्रोटीन दोस्त मेरे अंदर की तरफ हो सकती है, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। और यह प्रोटीन अपन कहेंगे साहब बीच में यहां पे हो सकती है, इसको अपन बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसका मतलब ये हो गया ये 3 तरह का मामला हो सकता है। एक जो सेल के बाहर हो, ठीक है भाई। अपना पूछे साहब कहां होगी, अपन कहेंगे साहब एक जो सेल मतलब एक तो नंबर 1 मैं कहता हूं साहब एक जो सेल के बाहर हो, एक जो सेल के अंदर हो, और तीसरी मैं कहता हूं सेल के बीच में हो। अगर जो बाहर होती है इसको अपन बोल देंगे साहब एक्सट्रिंसिक, क्योंकि ये सेल के बाहर होती है। ये सेल के अंदर की तरफ होती है, इसका मतलब इसको बोल देंगे इंट्रिंसिक। और ये दोस्तों होती है, इसको बोल देंगे ट्रांस मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, इसको अपन टनल प्रोटीन भी कह सकते हैं क्योंकि एक टनल बनाती है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं पहले अपन लिपिड की, समझ आ गया ना। पूछे साहब लिपिड के बारे में बताओ। अपन कहेंगे साहब लिपिड के जो होते हैं वो 2 एंड होते हैं, तुम्हें भी दिख रहे हैं। इसका मतलब एक एंड तो बाहर वाला होता है, एक एंड अंदर वाला होता है। बाहर वाला जो होता है ना ये पानी के कॉन्टेक्ट में होता है, वाटर से लव करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक एंड। इसका मतलब ये हो गया ये पानी से प्यार करने वाला होगा। और यदि पूछे साहब ये वाला, अपन कहेंगे साहब इट इज हाइड्रोफोबिक, ये पानी से डरेगा तभी तो अंदर की तरफ पड़ा है। इसका मतलब ये हो गया क्योंकि अपन कहेंगे साहब अंदर या बाहर तो सेल के पानी मिलेगा ही मिलेगा,
तो ये बाहर वाले तो होते हैं हाइड्रोफिलिक, ये होते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो अपन कहेंगे साहब ठीक है। और इस लिपिड के अंदर भी बेसिक कंपोनेंट पूछ ले कि साहब आप फॉस्फोलिपिड की बात कर रहे हो, इस फॉस्फोलिपिड के अंदर या लिपिड जो होती है मोस्टली कौन सी होती है, अपन कहेंगे साहब फॉस्फोलिपिड। और इसके अंदर भी अपन बात कर लेंगे साहब कोलेस्ट्रॉल जो होता है, इसी का काम होता है कि ये सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि साहब फॉस्फोलिपिड जो होती है उसके अंदर बेसिकली कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है इसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, मतलब एक फ्लेक्सिबल बनाने का काम इस कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो अपन के साहब ये मामला हो जाएगा इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछे वो कि आप प्रोटीन के बारे में बताओ, अपन साहब बिल्कुल प्रोटीन के बारे में बताएंगे। प्रोटीन के बारे में क्या बताएंगे, जो वास्तविक बात है वो अपन बात बताएंगे। पूछे कि साहब क्या बाहर की तरफ वाली जो प्रोटीन होती है वो इस तरह से फिलामेंट के द्वारा इसको साइटोस्केलेटन प्रोवाइड करती है। स्केलेटन तो बनाना पड़ेगा ना, तो अपन कहेंगे साहब ये तो साइटोस्केलेटन बनाती है। साइटोस्केलेटन मतलब सेल का एक स्केलेटन बनेगा तभी तो सेल मेंटेन रहेगी। तो अपन कहेंगे साहब ये तो ठीक है, इसने स्केलेटन बना दिया। ये अंदर वाली क्या काम करेगी, अपन कहेंगे साहब अंदर सेल के अंदर तो बहुत सारी रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिज्म वगैरह सब कुछ सेल के अंदर होता है। इसका मतलब वहां कौन काम करता है, अपन कहेंगे साहब एंजाइम काम करते हैं। इसका मतलब ये हो गया अंदर वाली जो होती है वो एंजाइमेटिक एंजाइम से जुड़ने का काम करती है। तो अपन कहेंगे साहब ये अंदर वाले का काम हो जाएगा। अब पूछे ये फिर बीच वाली क्या काम करेगी, अपन इसका काम तो ये होता है कि ये चीजों को अंदर बाहर ले जाने का काम करती है। अब पूछे अंदर बाहर किसको ले जाएगी, तो देखो जो चीज लिपिड में डिजोल्व होती है वो तो सीधी लिपिड के थ्रू आ जाती है, लेकिन जो लिपिड में डिजोल्व नहीं होकर पानी में डिजोल्व होती है तो वो पानी से हमेशा याद रखना है इस टनल के थ्रू आती है। तो याद यह रखना है कि जो ट्रांस मेम्ब्रेन वाली प्रोटीन होती है उसमें 4 टाइप की चीजें हो सकती है जो इधर उधर भेजने का काम करती है। अब पूछे वो कौन कौन सी हो सकती है, अपन कहेंगे साहब एक तो चैनल हो सकते हैं जो आयंस का डिफ्यूजन करवाते हैं, दूसरे कैरियर्स हो सकते हैं जो एक्टिवली कंपोनेंट को इधर उधर भेजेंगे, तीसरे पंप हो सकते हैं जो आयंस को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे, और तीसरे दोस्त मेरे रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर की एक्टिविटी, रिसेप्टर स्टिमुलेट होने पे सेल की एक्टिविटी बदल जाती है, यह प्रोटीन बीच वाली काम करेगी। यह सारा मामला क्वेश्चन किसके बारे में दोस्त था, तो अपन कहेंगे साहब इट इज अबाउट सेल मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत नहीं, तो सारे मामले समझ में आ गए। सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन क्या होती है, क्या काम करती है, बाकी सारे मामले समझ में आ गए। ओके डियर, अब बात चलती है अपनी सेकंड नंबर पे किसकी, न्यूक्लियस की। ठीक है भाई, पूछा कि साहब न्यूक्लियस के बारे में बताओ। ये रहा तुम्हारे सामने स्क्रीन पे न्यूक्लियस, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। अपन कहेंगे साहब न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर 2 मेम्ब्रेन्स होती है, बिल्कुल सही बात है। अंदर वाली कंटिन्यू है लेकिन बाहर वाले के बीच में देखो तुम्हें इस तरह के कुछ पोर्स दिखाई देते हैं, बिल्कुल सही बात। अब पूछा कि साहब ये पोर क्या करेंगे, इसमें जो मेटेरियल बना इसको बाहर सेल के मतलब सेल के न्यूक्लियस से बाहर सेल के अंदर भेजने का काम इन पोर्स का होता है। कोई दिक्कत नहीं, अपन कहेंगे साहब बिल्कुल ठीक बात है। अब इसके अंदर दोस्त मेरे 2 चीजें मिलती है। एक तो क्या होता है इसमें बड़ा डार्क पार्ट मिलता है। अब पूछे साहब डार्क कितना, मैं कौन सा, यहां पे एक बहुत ही डार्क पार्ट होता है, इस डार्क पार्ट को बोल देते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोल देते हैं दोस्तों, न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस होता है। और इसके अलावा क्या होता है, इसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल कंपोनेंट होता है जिसे हम बोलते हैं दोस्त मेरे क्या, इट इज नोन एज क्रोमेटिन। तो अपन ने देखा साहब ये क्रोमेटिन होता है, इट इज रिलेटेड टू क्रोमोसोम। अब बात चलती है कि साहब न्यूक्लियस के बारे में बताओ, तो अब अपन बात कर लेते हैं यहां पे दोस्त मेरे किसकी, न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस में अपन कहेंगे साहब 2 चीजें हो गई, एक तो हो गई आपकी न्यूक्लियोलस और दूसरा हो गया आपका डीएनए विद हिस्टोन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए। अब कहीं समझ आएगा डीएनए और हिस्टोन कैसे होता है, तो देखो ये ऐसे होता है कि मान लो मैं कहता हूं साहब ये क्रोमेटिन का फिलामेंट है इस तरह का एक, तो इसके बीच बीच में क्या होता है इस तरह के ये डीएनए होते हैं ऐसे। आई बात समझ में, जिनको जीन्स भी कहते हैं अपन, दीज आर डीएनए सेगमेंट। इन डीएनए को कनेक्ट करने वाली ये हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो अपन कहेंगे साहब डीएनए प्लस हिस्टोन ये क्या कहलाता है, इट इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। तो क्वेश्चन पूछे न्यूक्लियोसोम क्या होता है, अपन कहेंगे साहब डीएनए प्लस हिस्टोन, ये इस तरह से क्रोमेटिन बनता है। और सेल डिवीजन जब होता है तो दोस्त मेरे ये आपका जो क्रोमेटिन होता है ना, सेल डिवीजन के टाइम ये हमेशा क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। ये जरूर ध्यान रखना है, कब, सेल डिवीजन के टाइम ये जरूर ध्यान रखना है कि साहब ये क्रोमोसोम बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन ने कहा साहब ये इस तरह से मामला होता है किसमें, न्यूक्लियस में। अब इसके अंदर इसके अलावा एक डार्क पार्ट था, इसको न्यूक्लियोलस बोला। पूछे कि साहब ये क्या करता है, अपन कहेंगे साहब न्यूक्लियोलस का काम होता है आरएनए फॉर्मेशन करना। मोस्टली ये राइबोसोमल आरएनए बनाती है, समझ आ गया ना। और ये राइबोसोमल आरएनए बाहर जाता है सेल में और ये राइबोसोम के अंदर यूज होता है और प्रोटीन सिंथेसिस करवाने का काम करता है। कोई दिक्कत नहीं भाई, नहीं। तो अपन कहेंगे साहब ये वाला मामला इट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस। क्लियर, तो ये जरूर ध्यान रखना है भाई। अब देखो बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं तुम्हें।
अपन कहेंगे साहब इसका मतलब तो ये हो गया कि साहब ये वाले मामला ठीक है। अब यहां पे मैं दो चीजें तुम्हारे सामने लिख रहा हूं भाई, कौन कौन सी, एक तो मैं लिख देता हूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक मैं लिख देता हूं साहब गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी दो चीजों से मिलकर बनती है दोस्त मेरे, किससे, एक तो ट्यूब्यूल से और प्लस एक होती है इसमें क्या, वेजाइकल्स। देख लो ये ट्यूब्यूल और वेजाइकल, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो आपका हो जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई, तो मैंने कह दिया साहब ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसके अंदर क्या मिलेगा, अपन कहेंगे साहब इसके अंदर मोस्टली ट्यूब्यूल्स मिलती है, इसका मतलब ये हो जाएगी आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर भी बना सकते हो आप इस तरह से कि साहब ये रही है कि और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना, अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो ट्यूब्यूल से मिलकर बढ़ती है। अब होता क्या है, ये दो टाइप की होती है दोस्त मेरे। अब पूछे साहब दो टाइप की कैसे होगी, अपन कहेंगे साहब दो टाइप की ऐसे होती है कि अब इसके ऊपर या तो आरएनए राइबोसोम प्रेजेंट होगा, समझ में आ गया ना, या तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम होगा या राइबोसोम इस पे नहीं होता है। अगर राइबोसोम है तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, अगर राइबोसोम नहीं है तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। अब देखो मैं कहूंगा साहब यहां पे देखो ये राइबोसोम थे इसलिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे नहीं है तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। ये जरूर ध्यान रख लेना भाई। अब पूछे कि साहब इनके काम क्या होंगे, तो तुम जानते हो कि साहब राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसका काम तो हो जाएगा ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाती है दोस्त मेरे, और इसका काम ये होता है कि ये लिपिड सिंथेसिस करवाती है। ये जरूर ध्यान रखना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए। अब पूछे कि साहब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखो आप कि साहब ये ट्यूब्यूल जो होते हैं लगभग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है। यस, अब ये ट्यूब्यूल क्या करती है, कई बार ये जो कंपोनेंट बनते हैं ना, तो ये कंपोनेंट क्या होते हैं कि कई बार अपन कहेंगे साहब ये जो आपकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसकी सेल मेम्ब्रेन से भी ये कनेक्टेड रहती है इस तरह से, ताकि सेल के बाहर के कुछ कंपोनेंट को ये इधर से न्यूक्लियस तक पहुंचाने के काम भी करती है। समझ आ गया ना, तो ये ध्यान रख लेना कि साहब ट्यूब का काम ये होता है, ये इधर से उधर ले जाने का काम करती है। तो ट्यूब क्या करती है, सेल के बाहर के कंपोनेंट को न्यूक्लियस तक पहुंचाने का काम भी करती है। इसके अलावा इस पर राइबोसोम है कि नहीं है उसके बेस पे दो टाइप की होती है। अपन ने कह दिया साहब इसका मतलब ये प्रोटीन का सिंथेसिस तो ये करेगी, लिपिड का सिंथेसिस तो मेरे ये करेगी। अब पूछे साहब गोल्जी बॉडी क्या काम करती है, देखो अब मैं सीक्वेंस बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। राइबो डीएनए ने अपनी बॉडी में सारा काम दोस्त मेरे प्रोटीन करती है, ये तो तुम जानते हो, बिल्कुल सही बात। तो मैं बता दूं कैसे करती है। अपने सेल के पास होता है डीएनए, न्यूक्लियस के पास ये बनाता है अपने अकॉर्डिंग मैसेंजर आरएनए, और ये बनाती है उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन, और ये प्रोटीन जाके बॉडी के सारे फंक्शन करती है। इसको बोलते हैं सेंट्रल ऑफ डोगमा। इस तरह से पूरी बॉडी के फंक्शन होते हैं। सबसे पहले डीएनए मैसेज भेजता है मैसेंजर आरएनए को थ्रू के साथ मैसेज लेके जाओ ये प्रोटीन बनानी है, वो जाता है प्रोटीन बनवाता है और प्रोटीन सारे फंक्शन करती है। इसका मतलब ये हो गया कि साहब न्यूक्लियस जो है इसके अंदर इस डीएनए ने क्या किया, ये डीएनए ने इंफॉर्मेशन भेजी और यहां पे न्यूक्लियोलस से आरएनए रिलीज हुआ, ये फिर यहां जाएगा राइबोसोम के पास और इसको बोलेगा साहब प्रोटीन सिंथेसिस करो, तो इसने प्रोटीन सिंथेसिस कर दिया, हो गया प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये प्रोटीन सीधी मार्केट में लॉन्च नहीं होगी। आप जानते हो अगर जब भी कोई मेडिसिन बनती है तो सीधी मार्केट में लॉन्च कर देते हैं उसको, नहीं, उस पर कई उसकी मतलब जो कि जैसे कोई अमेजोन से कोई चीज मंगाई किसी ने, तो मुझे बताओ अमेजोन से अपन जब कोई चीज मंगाते तो अमेजोन सीधी लाकर दे देता है क्या, नहीं, वो बड़ी पैकिंग वेकिंग करके फिर वो अपने पास में मार्केट में उतारता है। इसका मतलब ये हो गया ये प्रोटीन को सीधी अब आप बाहर नहीं उतार सकते, ये प्रोटीन जाती है आपके गोल्जी बॉडी के पास में, गोल्जी बॉडी इसको क्या करती है, इसकी पैकिंग शेकिंग करती है फिर मार्केट में उतारती है। इसका मतलब दोस्त मेरे ये हो गया, पूछे कि साहब ये गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन दोस्त मेरे ये होता है कि ये रैपिंग प्लस पैकिंग करती है किसकी, अपन कहेंगे साहब प्रोटीन्स की, और इसके बाद में ये मार्केट में इसको लॉन्च कर देती है। आगे बात समझ में, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जरूर ध्यान रखना है कि लाइसोसोम का सिंथेसिस जो होता है या फॉर्मेशन जो होता है वो भी आपकी गोल्जी बॉडी करती है, समझ गए। तो लाइसोसोम भी गोल्जी बॉडी जो होती है उसका फॉर्मेशन करती है भाई। कितनी मजेदार बात होती है, देखो पूरा सीक्वेंस बता दिया। डीएनए अगर न्यूक्लियस को कोई भी काम करवाना है तो इसका डीएनए भेजेगा मैसेंजर आरएनए बाहर जाके इसको कहेगा प्रोटीन बनाओ, ये प्रोटीन को कहेगा साहब अब ये फोल्डिंग वोल्डिंग करके पैकिंग करो, और ये इसको बाहर उतारेगी, और ये क्या होती है कि इनपिट्स के थ्रू दो या ट्रांस मेम्ब्रेन कंपोनेंट के थ्रू बाहर चली जाती है। तो अपन ने कह दिया साहब ये मामला हो गया, ठीक है भाई। तो अब ये मामला, अब मैं कहता हूं साहब ये क्या था, अपन कहेंगे साहब ये था लाइसोसोम। लाइसोसोम की अगर अपन बात करेंगे इसमें क्या होता है, तो देखो जी अब मैं बात कर देता हूं दोस्त मेरे किसकी, लाइसोसोम की। लाइसोसोम जो होते हैं ना इसको अपन सुसाइडल वेग भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, इसका एक कारण है। लाइसोसोम के अंदर ये जरूर ध्यान रखना है, सबसे पहली बात तो ये कि लाइसोसोम और राइबोसोम जो होती हैं उनके चारों सिंगल मेम्ब्रेन मिलती है, हम समझ आ गए ना। बाकी जैसे न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, इसके चारों डबल मेम्ब्रेन मिलती है, उनके चारों तो डबल मेम्ब्रेन, इनके चारों सिंगल मेम्ब्रेन। लाइसोसोम जो होता है उसके अंदर दोस्त मेरे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं जिन्हें अपन लाइसोजाइम्स कहते हैं। ये नाम बता रहा है लाइसोजाइम, इसको अगर तोड़ोगे तो क्या बनेगा, लाइसोसोमल एंजाइम। तो ये लाइसोजाइम दीज आर लाइसोसोमल एंजाइम, और ये हाइड्रोलेज टाइप के होते हैं। इसका मतलब इनका काम ये होता है डैमेज करेंगे। अब मुझे सब डैमेज किसको करेंगे,
अपन कहेंगे साहब सेल के अंदर अगर कोई बड़े बड़े कंपोनेंट या मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनको डैमेज करके तोड़ के छोटे बनाएंगे। सेल के अंदर अगर कोई से बाहर से बैक्टीरिया वगैरह आ गया वो जो हमारी बॉडी का काम का नहीं है तो उसको भी डैमेज करके उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। और सेल अगर मान लो कोई सेल के अंदर कोई ऑर्गेनेल डैमेज हो गया या मान लो मैंने कह दिया कि कोई सेल ही डैमेज हो गई तो उसको भी डिजोल्व करने का काम इसका होता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। दोस्त मेरे ये लाइसोसोम हो गया। ठीक, अब दोस्तों बात ये चलती है लाइसोसोम के बाद में भी और कोई ऑर्गेनेल्स होते हैं क्या? अपन ने कह दिया साहब इसके अलावा मान लो मैं कहता हूं साहब ये पेरोक्सीसोम भी होते हैं। इसका काम बताइए, नाम बताता है पेरोक्सीसोम, मतलब पेरोक्साइड से रिलेटेड होगा। तो दोस्तों बात ये चलती है कि साहब जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं यहां पे पेरोक्सीसोम की कि साहब ये पेरोक्सीसोम्स जो होते हैं वो क्या काम करेंगे। अपन कहेंगे साहब मामला ये है कि इसके अंदर थे हाइड्रोलेज एंजाइम और इसके अंदर होते हैं ऑक्सीडेज एंजाइम। ये जरूर ध्यान रखना, बस दोनों फर्क ये होता है, इसमें हाइड्रोलेज थे इसमें ऑक्सीडेज थे। ये क्या काम करते हैं? ये ऑक्सीडेशन करेंगे किसका? बॉडी में ऑक्सीजन की वजह से कई टॉक्सिक एलिमेंट्स बनते हैं, जैसे मैं कहूंगा कि साहब ये पेरोक्साइड वगैरह बनते हैं और ये पेरोक्साइड वगैरह जो होता है इनका ऑक्सीडेशन करने का काम और इनको डिटॉक्सिफाई करने का काम दोस्त मेरे पेरोक्सीसोम्स का होता है। समझ गए? तो ये पेरोक्सीसोम क्या काम करते हैं? ये पेरोक्सीसोम ये काम करते हैं कि ये भी तो मतलब जो है कि बैक्टीरिया वगैरह को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो अपन दोस्त कह देंगे कि साहब इसके अंदर भी ये मामला हो गया। अब बात चलती है दोस्त मेरे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्त मेरे, इस जगह जरूर ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, ये जरूर ध्यान रखना है। लेकिन पूछे कि सेल का इंजन किसे कहते हैं, याद रखना है साहब इट इज राइबोसोम। राइबोसोम को सेल का इंजन कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी दोस्त मेरे दो मेम्ब्रेन्स होती है। इसका मतलब एक मेम्ब्रेन तो ये होती है जो बाहर वाली होती है और अंदर वाली जो होती है दोस्त मेरे इस तरह की एक स्ट्रक्चर बना लेती है ऐसे। इसको अपन बोल देते हैं इट इज नोन एज क्रिस्टी। अंदर वाले को क्या बोलते हैं भाई? क्रिस्टी बोल देते हैं। अपन कहते हैं ठीक बात है, ये सारा मामला इसमें ऐसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। पावर हाउस इसलिए बोला, पावर हाउस वो होता है जहां से एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब यहां पे एटीपी फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर जो स्पेस होता है दोस्त मेरे इट इज नोन एज मैट्रिक्स। इसे मैट्रिक्स बोला जाता है। समझ में आ गई ना बात? एनर्जी जब भी रिलीज होती है कैसे होती है अपन साहब, वो तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होती है, ब्रेकडाउन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, एनर्जी रिलीज होती है। अब ये मामला हुआ कैसे? अपन साहब ये मामला ऐसे होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है उसका ब्रेकडाउन पायरुविक एसिड में होता है, जिसको अपन बोल देते हैं ग्लाइकोलाइसिस। होता है नहीं होता भाई? अपन साहब बिल्कुल होता है। इसके बाद में होता है लिंक रिएक्शन, एसिटाइल को एंजाइम एज होता है उसका फॉर्मेशन होता है। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में दोस्त मेरे क्रेब्स साइकिल चलती है, अपन कहेंगे जिसको हम टीसीए साइकिल भी कहते हैं। और इसके बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है जो फाइनली एटीपी बनाने का काम करता है। ठीक है, अपन कहेंगे साहब बिल्कुल ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो तो साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लिंक रिएक्शन जो होती है इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कंप्लीट होती है। ये क्रेब साइकिल दोस्त मेरे ये हमेशा याद रखना है कि साहब इस मैट्रिक्स में होती है और ये ईटीएस जो होती है वो हमेशा इस इनर मेम्ब्रेन में कंप्लीट होती है। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से एनर्जी रिलीज करवाने का काम करेगा। तो अपन कह देख साहब इसका मतलब ये भी बात ठीक है। और कोई सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे? यस, अपन कहेंगे साहब इसमें एक सेंट्रियोल। दोस्त मेरे ये सेंट्रियोल न्यूक्लियस के पास में ही होते हैं, नियर न्यूक्लियस। अब पूछे कि साहब इसका काम क्या हो जाएगा? कॉमन सेंस वाली बात है, ये सेल डिवीजन करवाएंगे। और सेल डिवीजन कब करवाएंगे? अपन कहेंगे साहब जब सेल डिवीजन करेंगे जरूरत पड़ेगी उस समय ये दिखता कब है, ये तभी काम करना शुरू करेंगे जब मान लो कि सेल डिवीजन के मूड में होगी। तो जरूर ध्यान रखना दीज आर सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के अलावा अपन ने दो चीजें पढ़ी है, एक तो माइक्रोफिलामेंट और एक मेरे माइक्रो ट्यूब्यूल। अब देखो ट्यूब्यूल है, इसका मतलब ये तो ट्यूब है। मैं कह रहा हूं साहब ये सेल है, इस सेल के अंदर मान लो इस तरह की ट्यूब्स पड़ी ऐसी। क्या फायदा मिला? फायदा दोस्त मेरे यहां मिला कि यहां पे अगर कोई ऑर्गेनल था वो मूव करता हुआ यहां से आ सकता है, यहां कोई सब्सटेंस था वो यहां से ट्यूब के थ्रू यहां आ सकता है। इसका मतलब सेल के अंदर एक साइड से दूसरी साइड में जाने के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करवाती है। कौन? माइक्रो ट्यूब्यूल। फिर पूछे माइक्रो फिलामेंट क्या होंगे? ये माइक्रो फिलामेंट जो होते हैं सेल के मूवमेंट में हेल्प करने का काम करते हैं। कौन? माइक्रो फिलामेंट। ये जरूर ध्यान रखना है। जब कभी भी कैंसर सेल को रोकना होता है तो उसके अंदर जो कुछ केमिकल्स दिए जाते हैं वो माइक्रो ट्यूब्यूल के फॉर्मेशन को बंद कर देते हैं, ट्यूब्यूल को बंद कर देते हैं। तो जब माइक्रो ट्यूब्यूल बंद हो गई तो ऑर्गेनेल एक साइड से दूसरी साइड पे जा ही नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब नेक्स्ट सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। इट इज अबाउट बेसिक थिंग अबाउट सेल।